Hello everyone. Today our topic is planning process. लास्ट वीडियो में हमने प्लानिंग के कंसेप्ट, एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग किया था। आज हम करने जा रहे हैं प्लानिंग प्रोसेस। अब जो भी हम प्लान करेंगे, प्लान करने में कौन कौन सी एक्टिविटीज, कौन सा प्रोसीजर जो है फॉलो किया जाता है, कौन कौन से स्टेप जो है हमारे अकाउंट्स में हमारे प्लान करते टाइम जो है मैनेजमेंट में किए जाते हैं, तो ये प्लानिंग प्रोसेस हम यहाँ करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, व्हेन वी लुक एट प्लानिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, इट इज कॉल्ड एक्टिविटी, इट बी पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो है मैनेजमेंट की एक एक्टिविटी है जिसको हम प्लान मैनेजमेंट प्रोसेस के लिए यूज करेंगे। बट ऑन द अदर हैंड, when studied separately, it is called a process because to complete this one has to clear many steps one after the others. Means अगर एक एक्टिविटी की बात थी, अगर हम मैनेजमेंट की प्रोसेस की बात करें तो उसमें प्लानिंग एक एक्टिविटी थी और डिफरेंट एक्टिविटी थी, जैसे प्लानिंग था, ऑर्गेनाइजिंग था, स्टाफिंग था, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग। ठीक है, लेकिन अगर हम प्लानिंग की बात करें तो अकेले प्लानिंग की सेपरेटली स्टडी करें तो उसको भी हम एक प्रोसेस की फॉर्म में देखेंगे और इसके भी डिफरेंट जो स्टेप जो है आपके यहाँ आएंगे। और इस डिफरेंट स्टेप जो है वो डिपेंड करते हैं आपके बिजनेस के साइज पर। इज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर साइज जो है बिजनेस का बड़ा है तो उसी तरह से प्लानिंग की प्रोसेस भी लंबी होगी। अगर बिजनेस का साइज बहुत छोटा है तो आपका प्लानिंग की प्रोसेस भी स्मॉल होगी, या हम कह सकते हैं कि उसमें कम स्टेप जो है होंगी। तो सेकंड हमारा आता है, प्लानिंग इज नीडेड इन ऑर्डर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम और टेक एडवांटेज ऑफ सम प्रॉफिटेबल सिचुएशन। प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी? कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या उसका बिजनेस में प्रॉफिटेबल एडवांटेजेस उठाने के लिए जो है इसकी जरूरत पड़ती है, ताकि हम फ्यूचर में प्रॉफिट जो है ज्यादा अर्न कर सकें। इसीलिए हम सारे काम सोच समझ कर करेंगे, प्लान करके करेंगे। इन दिस कंटेक्स्ट ए मैनेजर मेक एन एनालाइज ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द एंटरप्राइज। तब मैनेजर क्या करता है? एनालाइज करता है अपने बिजनेस की, अपने एंटरप्राइज की जितनी भी स्ट्रेंथ है, जितनी भी वीकनेस है, उसको ध्यान में रखकर ही क्या है प्लानिंग करता है। दिस एनालाइज कीप इन माइंड द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। तो ये हमारे जो पॉइंट्स हैं, हम कह सकते हैं जो भी एनालाइज होगा हमारा वो इंटरनल और एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। मींस हमारे अंदर की कुछ स्ट्रेंथ होती है या हमारी वीकनेस होती है, जिसकी वजह से हम डिफरेंट जो है एनालाइज कर सकते हैं और उससे पता लगा सकते हैं कि हम कौन सी अपॉर्चुनिटी का फायदा जो है वो उठा पाएंगे और कौन सी ऐसी चुनौतियां जो है जिनका हम सामना नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ही हम एनालाइज करके ही बिजनेस की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगाते हैं। For example, if the government is thinking of establishing a factory for the development of some rural area, an intelligent manager would certainly like to take advantage of this situation. तो वो कहता है कि अगर गवर्नमेंट ने एक फैक्ट्री डेवलपमेंट करने के लिए, एरिया का, रूरल एरिया का डेवलपमेंट करने के लिए वहाँ फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने का डिसीजन लिया है, तो जो इंटेलिजेंट मैनेजर होगा वो जल्दी से उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएगा और उसी एरिया में जाकर जो है वो फैक्ट्री लगाएगा रूरल एरिया में, जिससे गवर्नमेंट की कंडीशन को फुलफिल किया जा सके। और साथ ही साथ जब गवर्नमेंट भी वहां पर सपोर्ट करेगी उस एरिया को बढ़ाने के लिए, तो क्या है मैनेजर ने जो पैसा लगाएगा वो ज्यादा बेनिफिशियल पॉइंट में रहेगा। तो इसी तरह प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले हम कुछ स्टेप जो है बिजनेस में करते हैं। तो यहाँ प्लानिंग की प्रोसेस आप देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सेकंड पॉइंट है डेवलपिंग प्रीमिसेस, एंड थर्ड पॉइंट है हमारा आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, एंड फोर्थ पॉइंट है इवेल्युएट अल्टरनेटिव कोर्सेज, फिफ्थ पॉइंट है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव्स, एंड सिक्स्थ पॉइंट हमारा है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, एंड सेवेंथ लास्ट पॉइंट हमारा है फॉलो अप एक्शन। अब ये पॉइंट ऐसा क्यों है, ध्यान से देखेंगे तो पहले पॉइंट में हमारे प्लान किस लिए करना है, प्लान करने का पर्पज क्या है,
वो ऑब्जेक्टिव जो है हम सेट कर लेते हैं, यहाँ हम कहेंगे सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सेकंड, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमारी क्या क्या मिसिस, क्या क्या चीजें जो हैं वो यूज होंगी, देखे जाएंगे, उनको डेवलप करेंगे, उनको एस्टिमेट लगाएंगे कि हम कितना जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद अब कोई भी काम को करने से रिलेटेड अल्टरनेटिव्स होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स पहचान करेंगे कि हम कैसे कैसे, हमारा मान लीजिए टारगेट है कि हमने सेल जो है इंक्रीज करनी है या प्रॉफिट जो है 10 लाख रुपए कमाना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब हम प्रीमिसेस देखेंगे कि हम उसमें किस किस चीज का यूज करेंगे, क्या हमारा बिल्डिंग रहेगी, क्या हमारा मटेरियल रहेगा, क्या रहेगा। अब बिल्डिंग मटेरियल या हमारी कैपिटल जो है वो डिसाइड होने के बाद हम ये देखते हैं कि अब हम कैसे पैसा कमा सकते हैं, कौन कौन से काम कर सकते हैं। अब आपके सामने मान लीजिए कपड़ों का आ गया, जूते का, शूज का आ गया, मशीनरी का आ गया, या कुछ और मैन्युफैक्चरिंग का आ गया, तो उसमें आपके अल्टरनेटिव आ गई। अब इसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, एरिया वाइज देखेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखते हुए आप पता लगाएंगे कि अल्टरनेटिव में से बेस्ट कौन सा है। जो बेस्ट होगा उनको इवेल्युएट करेंगे, मींस उनके फायदे और नुकसान देखेंगे। जैसे आपने फायदे और नुकसान देखे, उसको इवेल्युएट किया, तो उसके बेस पर आप फर्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो है चूज कर सकते हैं, जो कि सबसे फर्स्ट पॉइंट पर होगा, जिससे ज्यादा आपको बेनिफिट हो रहा होगा, कम नुकसान हो रहे होंगे। और हम कह सकते हैं कि बेस्ट अल्टरनेटिव को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट द प्लान, उस प्लान को इम्प्लीमेंट, लागू कर देंगे योजना को, और उसके बीच में फॉलो एक्शन मीन्स बार बार चेकिंग जो है वो करते रहेंगे। तो यहाँ तो मैंने आपको भी थोड़ा ही बताया है प्लानिंग प्रोसेस के बारे में। हम कह सकते हैं कि अब इसके बारे में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारा है सेटिंग ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव आर दोज एंड पॉइंट फॉर ए whose attainment all the activity are undertaken in the planning process. Objective are determined and defined first of all, so that all the employees concerned can be informed about them to get their complete cooperation. Objective have a hierarchy of their own: organizational objective, departmental objective, individual objective. They are determined and defined in the same hierarchy order. तो वो कहता है कि ऑब्जेक्टिव जो है हम बिजनेस में हमने क्यों अंडरटेक किया है, क्यों काम कर रहे हैं, किस चीज के लिए हमने काम किया है, वो मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको डिसाइड करने होंगे, डिटरमाइन करने होंगे। सबसे पहले जब आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेते हैं, तो आपके एम्प्लॉयज को भी इन्फॉर्म किया जा सकता है कि काम किस लिए करना है, वो किस लिए कोऑपरेट करेंगे। जब उनको पता ही नहीं होगा कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या अचीव करना है, तो जब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मतलब कि पर्सन को ये गाइड करते हैं, पर पता होता है कि हमको क्या काम करना है। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल के भी हो सकते हैं, एक डिपार्टमेंट की बात है तो डिपार्टमेंट के भी हो सकते हैं, और हम अगर बात करें हमारे डिपार्टमेंट के साथ साथ एक किसी पर्सनल इंडिविजुअल को भी हो सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स के हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है, एक कंपनी वांट टू रेज इट्स सेल ₹2000 करोड़। अगर एक कंपनी अपनी सेल को इंक्रीज करके 2000 करोड़ करना चाहती है, तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। दिस ऑब्जेक्टिव कैन बी डिफाइंड इन दिस वे। Suppose say the company has 4 major product at their expected sale rupees 1000 करोड़। वो कह रहा है कि 4 प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देगी। एक की सेल का टारगेट 1000 करोड़ रखा, दूसरे का 500 करोड़, तीसरे का 300 करोड़, चौथे का 200 करोड़। तो इस तरीके से उसके 2000 करोड़ जो है वो हो जाते हैं। इन दिस कंटेक्स्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट विल बी डिटरमाइंड। वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के भी कर सकती है, मीन्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है, सेल डिपार्टमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट के भी ऑब्जेक्टिव जो है वो किए जा सकते हैं, जिसको हम कहेंगे डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव। थर्ड हमारा है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल पर्सन वाइज भी एम्प्लॉय का भी जो है वो सेट कर देगी टारगेट कि आपको ये अचीव करना है, उससे ये एक्सपेक्टेशन की जाती है, तो वो जो है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी सेट कर सकती है। In the end, all the employee of different department will be told about it and what is expected of them। और employees भी अपने objective बता सकते हैं कि हम क्या चाहते हैं फर्म से, तो उनको वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो क्या है, फर्म को भी फर्म के द्वारा एम्प्लॉयज को भी बता दिया जाएगा कि वो उनसे
क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मीन्स वो उनसे क्या चाहती है फर्म, फर्म क्या चाहती है, कितना प्रोडक्शन करवाना चाहती है, तो ये जो होगा वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 तरह के ऑब्जेक्टिव बताए हैं, एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट कह रहा है, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव जो पर्टिकुलर डिफरेंट डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं, थर्ड पॉइंट हमारा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव जो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव बताती है कि फर्म उससे क्या चाहती है वो करवाने को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है डेवलपिंग प्रीमिसेस। डेवलपिंग प्रीमिसेस क्या है, द बेसिस ऑफ प्लानिंग आर दोज फैक्टर assumptions which influence the possible result of different alternatives। या हम कह सकते हैं कि ऐसे assumptions जो कि फ्यूचर में इट रेफर टू मेक सर्टेन assumption अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए जो assumptions हैं, जो मान्यताएं हैं जिसके ऊपर रहकर वो काम करेगी, मीन्स हम जो प्लानिंग बनाएंगे वो किस दायरे में रहकर बनाएंगे, क्या हमारी इसकी लिमिटेशन रहेंगी, उस लिमिटेशन को ये देखता है डेवलपिंग प्रीमिसेस, जिसमें हम कहते हैं बिफोर टेकिंग ए फाइनल डिसीजन अबाउट एनी अल्टरनेटिव ए फोरकास्ट ऑफ दीज assumption इज मेड, द रेट ऑफ सक्सेस ऑफ प्लानिंग विल बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द रेट ऑफ सक्सेस ऑफ फोरकास्टिंग। वो कहता है कि कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले, अल्टरनेटिव के फोरकास्ट करने से पहले आप assumption दीजिए आपको किस दायरे में रहकर काम करना है। जो रेट ऑफ सक्सेस ऑफ प्लानिंग है वो क्या है, प्रोपोर्शन जो होगा रेट ऑफ सक्सेस ऑफ फोरकास्टिंग के। तो यहाँ पर जो प्रीमिसेस, जो assumptions हैं वो अलग अलग टाइप की हो सकती हैं, जैसे कि इंटरनल प्रीमिसेस और एक्सटर्नल प्रीमिसेस। इंटरनल प्रीमिसेस मींस इंटरनल दायरा, अंदर का दायरा क्या रहेगा, आपकी कैपिटल कितनी रह सकती है, लेबर क्या रहेगी, रॉ मटेरियल क्या रहेगा, मशीनरी क्या रहेगी, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर, तो ये इस दायरे के अंदर ही सोचना होगा आपको। तो आपकी लेबर क्या रहेगी, कितनी लेबर लगा सकते हैं, कैपिटल कितनी लगा सकते हैं, तो ये जो है आपको इसी के लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए इसी के अंदर ही आपको जो है काम करना है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं एक्सटर्नल प्रीमिसेस। एक्सटर्नल प्रीमिसेस मतलब आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है उसको फॉलो करते हुए चलना है, बिजनेस कंपटीशन की फर्म को देखते हुए चलना है, कस्टमर टेस्ट के अंदर काम करना है, इंटरेस्ट रेट ऑफ टैक्सेस, ये भी सारी बातों पर ध्यान रखकर काम करना है। मींस जो बिजनेस का कंपटीशन है उसको ध्यान में रखेंगे तभी आप क्या है अपनी प्लानिंग करेंगे। तो ये जो है आपकी प्लानिंग के लिए एक दायरा या एक आपका सर्कल तैयार करता है जिसके अंदर रहकर आपको जो है काम करना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल ए कंपनी वांट्स टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस, it has an alternative to establish a factory in rural area. In this case, its internal premises can be capital, raw material, availability of labor, and the external premises can be the इंडस्ट्री पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक कंपनी जो है अपने बिजनेस को अगर एक्सपेंड करना चाहती है तो वो अल्टरनेटिव देखेगी कि वो एक फैक्ट्री रूरल एरिया में लगा रही है, तो उसके इंटरनल प्रीमिसेस क्या होंगे कि कितनी कैपिटल वहां पर लगा सकती है, वो लेबर जो है उसकी अवेलेबिलिटी देखेगी, रॉ मटेरियल देखेगी, और एक्सटर्नल प्रीमिसेस जो है वो ये देखेगी कि गवर्नमेंट की उसके लिए क्या पॉलिसी है जिसको उस दायरे के अंदर रहकर काम करना है। तो मैनेजर को ये assumptions को ध्यान में रखना पड़ता है कोई भी फोरकास्ट करने से पहले। इन अदर वर्ड्स, इट शैल हैव टू कंसीडर दैट नेसेसरी कैपिटल, रॉ मटेरियल, लेबर will become available. It shall also be necessary to find out whether the government policy will not cause the establishment of a such a factory। तो यहाँ पर ये कहता है कि ये भी ध्यान में आपको रखना होगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलना है, उसके ऊपर चलेंगे तो वो आपके बेनिफिट में नहीं रहेगा। नेक्स्ट हमारा कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब देखो आपने पहले किया कि ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए, सेकंड नंबर पर आपने अपनी प्रीमिसेस अपनी डेवलपिंग कर ली, मींस आपको पता चल गया कि हमको किस दायरे में रहकर काम करना है। थर्ड पॉइंट आप क्या करेंगे, अब काम करने से रिलेटेड अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन उसकी पहचान करेंगे। तो देयर इज नो वर्क विच हैज नो अल्टरनेटिव मेथड ऑफ डूइंग इट, ऐसा कोई काम नहीं है जिसके अल्टरनेटिव ना हो। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ डूइंग ए पर्टिकुलर वर्क कैन बी डिस्कवर्ड। तो अपनी सीमा के अंदर रहते हुए, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आप जो है डिफरेंट अल्टरनेटिव कोर्स जो है चूज करेंगे, इस पहचान करेंगे। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिंग इट्स बिजनेस, इट कैन बी डन इन मैनी वे, लाइक
अब कोई बिजनेस अपने आप बिजनेस को बढ़ाना चाहता है तो वो किस तरीके से बढ़ा सकता है? जैसे कोई टीवी का एग्जांपल दिया है, बाय एक्सपेंडिंग द एग्जिस्टिंग बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कंपनी एंगेज्ड in producing particular size of TV sets, it can start producing TV set of different sizes। तो यहाँ पर वो कहता है कि अगर कंपनी टीवी के प्रोडक्ट बना रही है